नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 की पीवाईक्यू कर रहे हैं। हमने कल कर चुका था मध्य प्रदेश में संतलत काल का इतिहास के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हमने कर लिया था डिस्कस। और आज हम करने वाले हैं मुगल काल, यानी कि मध्य प्रदेश में मुगल काल। मध्य प्रदेश में मुगल काल, ठीक है। तो मैं बता चुका था पहले कि जो भी राजा कहाँ पर दिल्ली में शासन करेगा, अगर उसे साउथ इंडिया जाना है या राजस्थान जाना है, उसके लिए उसको मध्य प्रदेश में जो राजा है उससे उसको भिड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखना कि संतलत काल हो या मुगल काल हो, इन दोनों के शासकों ने मध्य प्रदेश के जो राज सिंहासन है, जो राजवंश है, यहाँ पर आक्रमण किया है। हुआ क्लियर, ठीक है। और ये जो दुर्ग है ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है राजा सूरज सेन ने। सूरज सेन ने बनाया, ठीक है। कब बनाया है? तो ये बनाया है 6th सेंचुरी, शताब्दी, 6वीं शताब्दी में ये दुर्ग को बनाया गया है। किसके द्वारा? राजा सूरज सेन के द्वारा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस किले को ग्वालियर दुर्ग क्यों कहा गया है? तो एक संत हुए हैं, उनका नाम है संत ग्वालिपा। संत ग्वालिपा के नाम पर ही इस ग्वालियर दुर्ग रखा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जो ये हुए हैं, कौन? अपने सूरज सेन हुए हैं, इनको हुआ था कुष्ठ रोग, और कुष्ठ रोग को ठीक किया था किन्होंने? ग्वालिपा ऋषि ने। इसलिए इस ऋषि के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम रखा गया है ग्वालियर दुर्ग। और जो जिला आप नाम पढ़ते हो ग्वालियर जिला, वो भी इनके नाम पर ही रखा गया है कि ये जो जिला है, कौन सा? ग्वालियर दुर्ग जो जिला है, ये एक्चुअली ग्वालियर जिले में स्थित है, जिनका नाम जो है ऋषि ग्वालिपा के नाम पर रखा गया है। हुआ क्लियर पूरी कहानी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध किया था? तो बाबर पढ़ने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि बाबर जो भारत में एंट्री कहाँ से लिया था, क्यों लिया था, कौन से युद्ध किया था। क्योंकि बाबर ना होता तो भारत में हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं मुगलों की, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती। हुआ क्लियर, ठीक है। तो जो बाबर है ये एक्चुअली 12 वर्ष की अवस्था में इसके पिता मर जाते हैं। और आज का जो उज्बेकिस्तान है उसके पहले ये था परगना। तो जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पे ये शासक बन जाता है। लेकिन इसके चाचा जो होते हैं, इस सिंहासन के लिए आपस में इनके बीच में तनाव पैदा होता है। इसीलिए जो बाबर है, बाबर जो है ये 1504 में कहाँ आ जाता है? काबुल। काबुल में ये अधिपत्य कर लेता है। तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? तो ये किया था 1504 को, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर है प्यारा भारत। हुआ क्लियर? और यहाँ पर है दिल्ली और यहाँ पर है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में इस समय राजपूतों का उदय हो रहा था, और दिल्ली में कौन था? वो था संतलत काल के अंतर्गत लोधी वंश। हुआ क्लियर? और जहाँ तक जो काबुल है, ठीक है, जो यानी कि जो अपना बाबर है, इसके चाचा वाचा जो है, ठीक है, उन्होंने किसने बोला था कि तुम ये आसपास जो छोटी मोटी लड़ाई लड़ते हो और यहाँ पे जो लूट मार मचाए हो, ये छोटी चीज़ है। आप चलो वहाँ दिल्ली, और दिल्ली में अपार सोना है, उसे जीत लो आप, ठीक है। हम वहाँ पर सिंहासन करेंगे और आप वहाँ से आ जाना लूट कर। तो बाबर को इनवाइट करते हैं यहाँ पर लूटने के लिए। कहाँ? भारत देश में, ठीक है। और आप देखना कि जो इब्राहिम लोदी है और राजपूत, ये दो शक्तिशाली थे। तो यहाँ पर क्या, इनके बीच में तनाव पैदा होते रहता है। इसलिए बाबर जो है यहाँ पे आता है, और बाबर जब आता है तो इसके बीच में पानीपत में युद्ध होता है। वो होता है 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। और जो इब्राहिम लोदी होता है ये बाबर से डायरेक्ट युद्ध करता है।
मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक होता है इब्राहिम लोदी, जो युद्ध करते हुए मारा जाता है। नहीं तो हमने जितना अभी पढ़ चुके हैं, आप देखना कि जैसे कि आइन उल मुल्क मुल्तानी है, उसने मालवा में आधिपत्य किया था, ठीक है। और जो नेतृत्व किसका था, वो था अलाउद्दीन खिलजी का। शासक कौन था, सुल्तान कौन था, वो था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन चाचा था उसका, भतीजा कौन, अलाउद्दीन। और उसका सेनापति कौन था, आइन उल मुल्क। तो देखा जाए तो ये सेनापति इनकी ओर से युद्ध करते हैं। शासक या सुल्तान अभी तक युद्ध नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आएगा आपसे कि ऐसा कौन सा सुल्तान है जो युद्ध में मारा गया था? प्रथम सुल्तान तो वो है इब्राहिम लोदी। मारा किसने था? बाबर ने। और ये डेट मैं लिखा हूँ यहाँ पर, कौन सी, 21 अप्रैल। ये क्यों लिखा हूँ? क्योंकि एक बार कब मध्य प्रदेश पीएससी ने, एमपी पीएससी ने 2016 में या 17 में क्वेश्चन कर लिया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस तारीख को हुआ था। तो तारीख आपको याद रखना है कि ये प्रथम युद्ध था, इसलिए ध्यान रखना जो भी टर्निंग पॉइंट होता है युद्ध, वो युद्ध आपको तारीख सहित याद होना चाहिए। क्योंकि पानीपत का युद्ध जो डिसाइड कर रहा है कि भारत में मुगल काल की स्थापना होगी या नहीं होगी। बाबर युद्ध जीता, इसलिए भारत में मुगल काल की स्थापना हो गई। यानी कि पानीपत का युद्ध आपको कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था, किस मंथ को हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद आप देखो तो दिल्ली में कौन बाबर बढ़ गया, ठीक है। राजस्थान में कौन थे? राजपूत थे। राजपूत में कौन था? वो था राणा सांगा। हुआ क्लियर? और राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में होता है खनवा का युद्ध, ठीक है। इन दोनों के बीच में होता है युद्ध। लेकिन युद्ध होने के पहले ध्यान रखना कि बाबर की सेना इसके बारे में, यानी कि राणा सांगा के बारे में जान लेती है कि ये बहुत ही शक्तिशाली राजपूत है और ये आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा है। इसलिए इसकी सेना, बाबर की सेना, हथियार डाल देती है और बोलती है कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो राणा सांगा है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो बाबर बोलता है कि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये एक्चुअली धर्म स्थापना की लड़ाई है। मैं काबुल से लेकर हिंदुस्तान के बीच में एक मुस्लिम धर्म की स्थापना करने हेतु एक मुस्लिम साम्राज्य को विस्तार करना चाहता हूँ। ये लड़ाई मेरी नहीं है, अल्लाह ने मुझे चुना है। ये बाबर जो है अपने सैनिक को लालच देता है और बोलता है कि अगर हम ये युद्ध लड़ लेंगे तो जो मुस्लिम धर्म है वो स्थापित हो जाएगा। इसलिए बाबर बोलता है कि अल्लाह ने मुझे चुना है, तुम युद्ध करो अथवा ना करो, बाबर तो युद्ध लड़ेगा, भला ही वो मारा क्यों ना जाए। तो ये बोलता है कौन? बाबर। और इस प्रकार से धर्म की आड़ में ये देता है लालच अपनी सेना को। और ये जो तरकीब होती है उसे कहते हैं जिहाद। यानी कि धर्म स्थापना के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाना जिहाद कहलाता है। जिहाद का मीनिंग एक नेगेटिव फॉर्म में हो चुका है इस युद्ध के पश्चात। तो जिहाद का असली मतलब होता है कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जिस स्तर तक जा सकते हो उस स्तर को बोलते हैं जिहाद करना। लेकिन बाबर ने भारत में धर्म स्थापना का एक जुमला दिया सैनिक को, उसके बोला कि ये जिहाद है, इसलिए वहाँ से इस शब्द का जो मीनिंग है वो नेगेटिव हो चुका है। नहीं तो महात्मा गांधी ने भी जिहाद नाम का वर्ड यूज किया है अपनी क्रांति के लिए। वह क्लियर? ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आया कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया है बाबर ने? तो वो दिया है खनवा के युद्ध में। वह क्लियर? और इसके पश्चात एक युद्ध होता है, वो होता है 27 में। और वो युद्ध कहाँ होता है? यहाँ पे आप देखो तो ये है यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है यहाँ पर? चंदेरी। चंदेरी में कौन है? वो है मदेनी राय।
मदनी राय, ठीक है। और मदनी राय जो है इसके पश्चात वो बाबर जो है आक्रमण करता है चंदेरी में, जिसे कहा जाता है चंदेरी का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो बाबर जो है चंदेरी में क्यों करता है आक्रमण? अगर आपसे क्वेश्चन कर ले इंटरव्यू में, ठीक है, या आपको मेंस में कर ले, तो उसका रीज़न है राणा सांगा। मैंने कल बताया था आपको कि राणा सांगा और महमूद दूती के बीच में युद्ध हुआ है 1519 में। कहाँ पर? गंगोरिया में, राजस्थान में। क्यों हुआ था? क्योंकि महमूद सेकंड और चंदेरी का शासक हुआ है मदनी राय के बीच में बनती नहीं थी। लेकिन जो मदनी राय है ये चल जाता है कहाँ पर? राजस्थान चल जाता है। राजस्थान में जगह है गंगोरिया, वहाँ पे किले में जो राणा सांगा है इसे देता है संरक्षण। तो महमूद सेकंड जो है इसे मारने के लिए चल जाता है कहाँ पर? राजस्थान। और राणा सांगा के बीच में और महमूद सेकंड के बीच में युद्ध होता है, उसे कहते हैं गंगोरिया के युद्ध। और ये कब होता है? 1519 में होता है। और वहाँ पे जो है ये महमूद दूती हार जाता है, हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो देखा जाए तो राणा सांगा और मदनी राय जो होते हैं ये आपस में अच्छे खासे मित्र होते हैं। और जब खनवा का युद्ध होता है, ये जख्मी हो जाता है, तो जो राजपूत को लीड करता है वो करता है एक्चुअली इसका मित्र मदनी राय। तो बाबर जान लेता है कि राणा सांगा के बाद अगर राजपूत को लीड करने वाला व्यक्ति कौन है तो वो है मदनी राय, इसलिए पहले इसको सलटाओ। तो बाबर जो है चंदेरी में करता है आक्रमण, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो चंदेरी है वहाँ का शासक होता है मदनी राय। इसकी पत्नी कौन होती? इनकी पत्नी होती, रानी होती, वो होती मणिमाला। मणिमाला, ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मणिमाला का जो इस युद्ध में काफ़ी अच्छा खासा योगदान है। क्योंकि जब राजा मदनी राय और मणिमाला जो है युद्ध के 2-3 दिन गुजरते हैं, तो जो मुग़ल सेना या जो बाबर की सेना के जो भी रहता होगा वज़ीर या सेनापति, वो आता है इसके पश्चात, इसके बाद आता है मदनी राय के पास आता है कि तुम युद्ध से पीछे हट जाओ, अभी भी वक्त है, तुम सरेंडर कर दो, ठीक है। तो मणिमाला बोलती है कि अगर हम राजपूत होके आधे युद्ध से पीछे हटेंगे तो हमारे जो युद्ध के सैनिक जो मारे गए हैं उनकी पत्नियों को हम क्या जवाब देंगे, राजपूतानियों को क्या जवाब देंगे। राजपूत मर सकता है, सर कटा सकता है, परंतु पीछे नहीं हट सकता, झुक नहीं सकता। ये मणिमाला और मदनी राय के शब्द थे। और उसके पश्चात क्या होता है? मदनी राय भी जो है युद्ध में कूच कर लेते हैं और मदनी राय की जैसी ही मृत्यु होती है। तो जो मणिमाला है वो ये कहती है कि जिस पृथ्वी में हमारे राजपूत पति जिंदा नहीं है, वो चले गए हैं, तो हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। और इस प्रकार से ये 1600 कितने 1600 राजपूत रानी के साथ कर लेती है जौहर, ठीक है। इसलिए आप देखना कि चंदेरी के किले में जौहर कुंड है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जौहर कुंड कहाँ पर है, तो चंदेरी के किले में जौहर कुंड है। और जब बाबर यह युद्ध जीत जाता है तो बाबर आता है चंदेरी किले में। लेकिन राजपूत जो है यहाँ वीरता से लड़ते हैं कि उनका खून से पूरा दरवाज़ा सन जाता है। और जैसे ही वो आके देखता है दरवाजे को तो पूरा खून ही खून होता है राजपूतों का। तो उसके मुंह से वर्ड निकलते हैं कि आ खूनी दरवाज़ा। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस किले में खूनी दरवाज़ा है, तो वो है चंदेरी का किला। इसके शब्द से मुंह से निकला खूनी दरवाज़ा, इसलिए तब से इसको बोलते हैं खूनी दरवाज़ा। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से ये आता है कि खूनी दरवाज़ा कहाँ पर है, तो वो है चंदेरी के किले में। जौहर कुंड कहाँ पर है, तो वो है चंदेरी किले की। यहाँ पर 1600 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। और ये युद्ध जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत डीप पूछता है, इसलिए आपको यहाँ पर डेट वाइज याद होना चाहिए। वो है 29 जनवरी 1528 को ये युद्ध हुआ था। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका संबंध मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से है, इसलिए, ठीक है।
और ये जो युद्ध जीता था, जो बाबर है, चारों युद्ध लड़ा उसने, 26, 27, 28, 29, ये जीता कैसे? तो उसके पीछे रीज़न है, उसके पास थी तोपें, और तोप से लड़ने का अनुभव नहीं था किसे? राजपूतों को। राजपूतों को आमने सामने लड़ाई करना था, ठीक है। और ये काफ़ी इथिकल लड़ाई लड़ते थे। अगर किसी की तलवार गिर गई है तो उस पर प्रहार नहीं करेंगे, उसके पास तलवार होना चाहिए, तलवार इस पर होना चाहिए, दोनों के पास तलवार तो युद्ध होगा, दोनों के पास भाला होना चाहिए, दोनों के पास गदा होना चाहिए। यानी कि सेम सेम योद्धाओं के बीच में युद्ध होता था, यानी इतना इथिकल युद्ध होता था। और ये आया था लूटने के लिए, ये एक तरह का डाकू था, ठीक है, लुटेरा था, तो ये कुछ भी कर रहा है, तोपे का यूज़ कर लिया, तो तोप थी इसके पश्चात, तोप थी, इसीलिए ये चारों युद्ध जीत गया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि शेर शाह सूरी जो है ये अकबर का अग्रज है, और अकबर का बाप कौन है? वो है हुमायूं। हुमायूं बाप कौन है? वो है बाबर। तो बाबर का बेटा हुमायूं है, ये चौस और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से कैसे हारा? तो उसके पीछे रीज़न है, शेर शाह सूरी बाबर का सेनापति रह चुका था, और वो जानता था कि बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं के पास क्या है? तोपें हैं, उसको हराना है तो हमें युद्ध जो है वहाँ करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा जब तोपें ना चले। और वो तब करता है चौस और कन्नौज का युद्ध जब तोपें काम नहीं करती, और इस प्रकार से हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ता है और सूरी वंश की स्थापना होती है। वह क्लियर? यानी कहने मतलब ये है कि तोहफे ना होती तो बाबर एंटर नहीं कर पाता, मुगल काल हम नहीं पढ़ते। राजपूत इसलिए हार गए थे क्योंकि उनके पास तोपें नहीं थी, तोपें होती तो बाबर खत्म हो जाता पहले ही। हुआ क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, मदेनी राय जो है चंदेरी के आक्रमण के वक्त वहाँ का शासक था। हुआ क्लियर? ये पूरी कहानी आपको बनना चाहिए। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहाँ का राजपूत शासक कौन था, ये पढ़ चुके हैं, ये था मदेनी राय। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के आक्रमण के समय आसिरगढ़ दुर्ग किस वंश के अधिकार में था? क्वेश्चन ये उठता है कि अकबर ने इस आसिरगढ़ किले में आक्रमण क्यों किया? तो उसके पीछे रीज़न है, आप देखिए, ये है भारत, प्यारा भारत, ठीक है, और ये है प्यारा एमपी, ठीक है, और यहाँ पर है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, ठीक है, और यहाँ पर है किला, कौन सा? आसिरगढ़ किला, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, या फैक्ट बात भी है, कि जो आसिरगढ़ किला है ये एक्चुअली दक्कन का द्वार था। क्या बोला मैंने? दक्कन का द्वार। यानी कि अगर आपको साउथ इंडिया जाना है तो आपके अधिकार में ये जो आसिरगढ़ किला है ये होना चाहिए, ठीक है। और बता चुका था मैं कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को कहा था कि जो दक्कन की कुंजी कहाँ छुपी हुई है? वो छुपी हुई है मांडू में, क्योंकि मांडू को आप जीतोगे तब आप जा पाओगे आसिरगढ़, और आसिरगढ़ जीत लिए आपने तो आपका जो दक्षिण का द्वार है ये खुल जाएगा। इसलिए मुगल जो था, यानी कि जो अकबर काल था, अकबर काल में सभी उसने जीत लिया था, परंतु ये क्षेत्र रह गया था, कौन सा? आसिरगढ़ किला, और उसे अपना साम्राज्य विस्तार करना था। कहाँ से? साउथ इंडिया, इधर पश्चिम बंगाल और इधर काबुल तक सब कुछ हो चुका था, लेकिन जो आसिरगढ़ किला है ये उसके आधिपत्य में नहीं था। इसीलिए अकबर ने आसिरगढ़ किले में किया आक्रमण। कहा जाता है कि इसे उसने सोने की चाबी से खोला था। सोने की चाबी से खोलने का मतलब यह है कि उसने इस किले को जीतने के लिए काफ़ी धन खर्च किया, लालच दिया, छल कपट किया था, और ये उसका अंतिम विजय थी। अकबर की ये अंतिम विजय थी, कौन सा? आसिरगढ़ किला की। और इस किले का निर्माण किसने कराया था? इस किले का निर्माण कराया था राजा अहीर ने। किसने कराया था? राजा अहीर ने कराया था, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ से ये पूछेगा कि अकबर ने
क्वेश्चन आपको ये आएगा कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी है, तो वो है आसिरगढ़ किला की। आसिरगढ़ किला जो है किस पहाड़ी में है, तो वो सतपुड़ा पहाड़ी में स्थित है। आसिरगढ़ किला जो है ये क्या है, तो ये दक्कन का द्वार कहलाता है। आसिरगढ़ किले की जो स्थापना किसने किया था, तो ये किया था राजा अहिर ने किया था। हुआ क्लियर? एक्चुअली जो खान देश है, खान देश की राजधानी थी बुरहानपुर, और बुरहानपुर ज़िले में स्थित था आसिरगढ़ किला। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कई बार उसने कि आसिरगढ़ किला जो है किस ज़िले में स्थित है, तो वो है बुरहानपुर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि एक जिला एक उत्पाद के तहत बुरहानपुर का कौन सा उत्पादन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फारूकी वंश। ध्यान रखना कि जो राजा अहिर ने इस किले का निर्माण कराया था, लेकिन फारूकी वंश ने ही। अब फारूकी कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक हुआ है। फिरोज शाह तुगलक के समय यहाँ का वो सूबेदार था, लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, ये अपने आप को, जो फारूकी वंश है, अपने आप को यहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, तो फारूकी वंश का शासक था जब आक्रमण किया था अकबर ने। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आसिरगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर है राजा अहिर के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 में कर चुका है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रारंभ में किस शासक के दरबार में थे? तो ध्यान रखना, जो तानसेन है ये एक्चुअली मुगल काल में अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। लेकिन जो अकबर हैं, इन्होंने कहाँ से लाया था? तो इन्होंने जो है, अकबर ने तानसेन को लाया था रीवा के राजा चंद्रदेव के दरबार से लाया था। जो रीवा के राजा हैं चंद्रदेव के दरबार में कौन थे? वो थे तानसेन। लेकिन अकबर एक बार उनकी सभा में जाते हैं, संगीत सुनते हैं और रीवा के राजा रामचंद्र से करते हैं रिक्वेस्ट कि ये हमें दरबार के लिए दीजिए। इस प्रकार से तानसेन को राजा रामचंद्र के दरबार से ले लेते हैं अपने दरबार में, और इस प्रकार से जो तानसेन है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक होते हैं। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन को लगा लेना IMP, और तानसेन को भी। क्यों? क्योंकि वर्तमान 2025 में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उसने ग्वालियर में हजरत शेख मोहम्मद गौस के मकबरे पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और स्मारक की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो ये टॉपिक करंट का इशू बना हुआ है। अब यहाँ पर मैंने बोला हूँ हजरत शेख मोहम्मद गौस, इसका नाम है, तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध तानसेन से कैसे है? तो ध्यान रखना, जो तानसेन हैं इनके सूफी जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं मोहम्मद गौस, और जब तानसेन की मृत्यु होती है तो इनकी भी समाधि जो है ये मोहम्मद गौस के मकबरे के बाजू में है। इस प्रकार से ग्वालियर में 2 मकबरे हैं, एक है मोहम्मद गौस का और उसी करीब में तानसेन का भी है। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये टॉपिक करंट का है, इसलिए ध्यान रखना। और तानसेन कौन थे? तानसेन एक्चुअली इनका जो मूल नाम है वो क्या था, क्वेश्चन करता है ये भी, इनका मूल नाम क्या था? वो था राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे। वह क्लियर? ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि अकबर जो सम्राट हुआ है उसने राम तनु पांडे यानी कि तानसेन को एक दी थी उपाधि। कौन सी उपाधि थी? वो थी मियाँ की। मियाँ की उपाधि प्रदान की थी किसे? अकबर ने तानसेन को। वह क्लियर? जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गुरु। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि राम तनु पांडे, क्वेश्चन आपको आया है कि जो तानसेन है इनका रियल नाम क्या है? तो वो है राम तनु पांडे। राम तनु पांडे या तानसेन जो है सर्वप्रथम किस शासक के दरबार में अपनी सेवा दिए हैं? तो वो हैं रीवा के राजा रामचंद्र। क्वेश्चन ये भी आएगा ऐसे कौन से 2 शासक हैं जिनके दरबार में तानसेन रहे? तो एक है अकबर और एक है रामचंद्र। हुआ क्लियर? जो तानसेन है इनकी उपाधि क्या है? तो ये है मियाँ। किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है गुरु। गुरु क्यों? क्योंकि वही है, क्योंकि ये मास्टर आदमी थे किसके? संगीत के।
जैसे हमारे इसमें बोलते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी पंडित बन गया, यानी कि जो भी जिस विषय में ज्ञातक होता है उसे बोला जाता है ब्राह्मण या फिर पंडित या फिर मियाँ। मियाँ का मतलब भी होता है गुरु। हुआ क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा तो बनना चाहिए आपसे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन, तानसेन का मूल नाम क्या है, तो बता चुका हूँ, तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल कौन है आप जानते हो? अकबर का जो नवरत्न है उसमें से एक था अबुल फजल, ठीक है। और अबुल फजल की रचना कौन सी है? तो वो है फारसी भाषा में इन्होंने रचना की है क्या? अकबरनामा एक, ठीक है। और दूसरा है आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो आईने अकबरी है ये एक्चुअली कोई अलग से बुक नहीं है, ये अकबरनामा का ही थर्ड पार्ट है। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो आईने अकबरी है इसमें मुगल साम्राज्य के नियम, कानून, शासन, प्रशासन, सेना और सांख्यिकीय विवरण का उल्लेख करता है। कौन? अबुल फजल। लेकिन अबुल फजल की हत्या जो जहांगीर क्यों करवाता है? वो इसलिए करवाता है क्योंकि अबुल फजल जो है अकबर का काफ़ी करीबी होता है और अकबर के बाद राजा बनना चाहता है जहांगीर। और जहांगीर जो है सिंहासन में बैठने के लिए ये रूड़ा होता है क्योंकि ये अबुल फजल काफ़ी करीब होता है, इसलिए तो इसे लगता है कि अगर मैं इसे निपटा दूंगा तो मैं सिंहासन जल्दी प्राप्त कर लूँगा, इसलिए जहांगीर जो है अबुल फजल की हत्या करवाता है। लेकिन किससे करवाता है? ये करवाता है अपने मित्र किसे? वीर सिंह बुंदेला के हाथ। सवाल ये उठता है कि वीर सिंह बुंदेला इसको मारता क्यों है? क्योंकि जो जहांगीर बोलता है कि अगर ये निपटा तो मैं बन जाऊंगा यहाँ का बादशाह और तू बन जाएगा बुंदेलखंड का बादशाह या राजा। तो इसके लालच में आकर वीर सिंह बुंदेला जो है अबुल फजल की हत्या कर देता है। और जब हत्या कर देता है तो ये बन जाता है बादशाह और ये बन जाता है राजा। इसीलिए जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। इसलिए वीर सिंह बुंदेला जो है कहाँ पर? ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाता है। क्योंकि एक बार जो है जहांगीर बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, वो वीर सिंह बुंदेला बोलता है कि तुम आ रहे हो तो आपकी व्यवस्था करना पड़ेगा, इसलिए एक महल बना लेंगे हम। लेकिन जहांगीर बोलता है कि नहीं, हम तो टेंट में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाओ। तो जहाँ वीर सिंह बुंदेला बोलता है कि नहीं, मैं तो बनाऊंगा आपके लिए, और ये बनाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये महल में एक दिन रुकता है बस वो। कौन? जहांगीर। और वो कंप्लीट होता भी नहीं है क्योंकि ये पूरे कारीगर ला लेता है कि तुम बनाओ, यहाँ पे जहांगीर रुकेंगे। लेकिन वो एक दिन रुकता है, महल बनता भी नहीं तब, और बाद में महल बनने के लिए वो तैयार भी होता है। लेकिन जहांगीर वहाँ से निकल लेता है तो वीर सिंह बुंदेला बोलता है कि तुम रुके भी नहीं हो, तो रुको, तो 3-3 महीने की बात है, बन जाएगा जो भी है, ठीक है। जहांगीर बोलता है कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, रुकूंगा मैं। तो नेक्स्ट टाइम आने के लिए वीर सिंह बुंदेला बोलता है कि ठीक है दोस्त, तुम जब भी आओगे तभी ये महल बन के तैयार होगा और तभी ये गेट खुलेगा इसका, नहीं तो ये बंद रहेगा। तो इस प्रकार क्या होता है, महल तो बन जाता है जहांगीर महल, लेकिन जो जहांगीर है उस महल में नहीं आ पाता। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और वो महल बंद का बंद रहता है। और इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल बताया जाता है अंग्रेजों को कि यहाँ पे जहांगीर महल है, इसमें बहुत से कमरे हैं, ठीक है, जो बंद पड़ा हुआ है। तो अंग्रेज लोग जो होते हैं, ये बुंदेला, जो वीर सिंह बुंदेला होता है, इसके जो खानदान लोग होते हैं उनसे करते हैं रिक्वेस्ट। वो बोलते हैं कि हम नहीं खोलेंगे, तुम्हें खोलना तुम खोलो। पर जब खोलते हैं तो वहाँ पे ऐसी कुछ क्रियाएं होती है कि उसका नाम हो जाता है भुताई बंगला, ठीक है। आज तक बंद है, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने कलाई की जो विदेशी होते हैं वो भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते, उनको रुकाया जाए। तो वो 2-3 विदेशी आके रुके, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक विदेशी की वहाँ पे मृत्यु हो गई अटैक से। तो गवर्नमेंट ने बाकायदा रिपोर्ट निकाली कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ये अटैक से हुई है, ये कोई भूत वूत से नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सुंदर महल है, उसको होटल के रूप में यूज़ करना था इसलिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट यहाँ बताती रहती, तो वहाँ से व्यक्ति उठता है, बोलता है सुनो, जब रात को भूत आके तुम्हारे सीने में बैठेगा
तो उसको अटैक ही आएगा, इसकी मृत्यु उससे हुई है। तो ये किदवंती बन गई है कि वो महल भुताई महल है। लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि जहांगीर महल कहाँ पर है, तो वो है ओरछा में। किसने बनवाया था, तो वो बनाया था वीर सिंह बुंदेला ने। क्यों बनाया था, क्योंकि ये इसका मित्र था। अबुल फजल की हत्या कौन करता है, तो वो करता है वीर सिंह बुंदेला। क्यों करता है कि जहांगीर बोलता है कि अगर मैं बना बादशाह तो तू बन जाए यहाँ का राजा बन जाएगा। इस लालच में आकर अबुल फजल की हत्या करता है। हत्या करवाता क्यों है कि इसे लगता है कि मेरे सिंहासन में बैठने के लिए रोड़ा कौन है, तो वो है अबुल फजल। इसलिए इसकी हत्या कराते हैं कि अबुल फजल जो है ये अकबर का काफ़ी करीबी होता है और इसने 2 ग्रंथ लिखा है, एक लिखा है अकबरनामा और एक लिखा है आईने अकबरी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो अकबरनामा है इसी का ही 3rd पार्ट है, वो है आईने अकबरी, जिसमें प्रशासन, नियम, कानून सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर चुका है कि अकबरनामा, ये आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन आपको 2 आएंगे कि जहांगीर महल कहाँ पर है, ओरछा में है। ठीक है, किसने बनवाया है, वीर सिंह बुंदेला बनाया है। ठीक है, आप जो ये सीरीज है इसे कंटिन्यू वॉच करना। ठीक है, तो आपका जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी है वो बनते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन को वो बताता हूँ कि जो क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं या आने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि आपको अभी तक ये पता नहीं रहा होगा कि ओरछा में जहांगीर महल क्यों है। ठीक है, जौहर कुंड क्यों है, खूनी दरवाजा क्यों है, ये सब क्यों है ये पता नहीं था। लेकिन जैसे आपको कहानी मैंने बता दिया हूँ तो कहानी आपको याद रहेगी, तो उससे आपको लिंक करने में आसान रहेगी। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वो डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और इस बार तो जो मैथ्स मार्किंग है तो आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, तो वो है सिरोंज। जो सिरोंज है ये एक्चुअली छीट मतलब होता है कि छपा हुआ सूती का कपड़े के लिए ये प्रसिद्ध था मध्यकाल में, इसलिए ये क्वेश्चन करा है। और ये कहाँ पर है सिरोंज, वर्तमान में देखा जाए तो ये है विदिशा जिले में स्थित है और ये मध्यकालीन एक व्यापारिक प्रमुख केंद्र रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। हुआ क्लियर। तोमर वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखना मैंने तोमर वंश नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अलग से राजवंश पढ़ाया था, उसमें मैंने तोमर वंश को नहीं पढ़ाया है। तो तोमर वंश का ध्यान रखना, ये राजवंश बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन करेगा। संस्थापक कौन था, किस क्षेत्र में शासन करे हैं, ठीक है, और इसके प्रमुख शासक कौन से थे। ठीक है, तो तोमर वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है वीर सिंह देव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये कौन है, संस्थापक है। ठीक है, और जो तोमर वंश है इन्होंने ग्वालियर में, कहाँ पर जो शासन किया है वो किया है ग्वालियर में, ग्वालियर क्षेत्र में उन्होंने शासन किया है। ठीक है, और जो वीर सिंह हैं ये एक्चुअली साहित्य और कला का प्रेमी था। इसकी रचनाएं हैं वीर सिंहावलोक और दुर्गा भक्ति तरंगणी। क्या है इसकी रचनाएं रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी रचनाएं हैं 2, बता चुका हूं मैं कि वो है वीर सिंहावलोक और एक रचना कौन सी है, तो वो है दुर्गा भक्ति तरंगणी। ठीक है, ये 2 रचनाएं का भी क्वेश्चन कर सकता है कि तोमर वंश का ऐसा शासक कौन सा है जिसकी वीर सिंहावलोक रचना है, तो वो है वीर सिंह देव की। और वीर सिंह देव कौन है, तो ये एक्चुअली संस्थापक भी किसका, तोमर वंश का। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से करेगा तोमर वंश से। इसके बाहर क्वेश्चन जाएंगे कि ये क्वेश्चन, ये जो राजवंश बाद में ऐड हुआ है, तो सिंपल सी ये संस्थापक कौन था, किस क्षेत्र में था, शासक कौन सा है। अब ये सिंपल सी बात है कि जो बंदा साहित्य और कला क्षेत्र में निपुण है उसने जो रचनाएं लिखा है तो रचनाएं आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर। ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा था, ये किसने कहा था, ये कहा था बाबर ने। हुआ क्लियर। इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना कि जो ग्वालियर किला है इसके अंतर्गत आपको मिलेगा सास बहू मंदिर। हमने पूरी कहानी पढ़ चुका है इसके बारे में पहले हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपका गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़, यहाँ मिलेगा आपको तेली का मंदिर, यहाँ मिलेगा आपको गरुड़ स्तंभ, यहाँ आपको सिद्धांचल जैल मंदिर गुफाएं मिलेगी, उर्वशी मंदिर और गोपांचल मंदिर, तेली का मंदिर। ये सभी जो है आपको ग्वालियर किले के अंतर्गत ही मिलेगा।
तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कर चुका है, तो ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? मल्लिका ए जामिनी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? वो है बुरहानपुर। ठीक है। मल्लिका ए जामिनी की उपाधि प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को दी थी। क्या नाम था? उनका नाम था अर्जुमन। अर्जुमन बानो बेगम को दी थी। किसकी पत्नी थी? ये थी शाहजहां की। ठीक है। इनकी पत्नी की उपाधि दी थी किसने? शाहजहां ने दी थी। किसे? वो दी थी अर्जुमन बानो बेगम को दी थी मल्लिका ए जामिनी की। हुआ क्लियर? और इन्हीं का नाम क्या है? वो है मुमताज। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर बना है मुमताज महल। तो मुमताज महल की मृत्यु जो है ये 17 जून 1631 को बुरहानपुर शहर में हुई थी, जब वे 14वें संतान को जन्म देने वाली थी। उसी दौरान इनको प्रसव में जटिल दर्द पैदा हुआ और जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनका शव पहले बुरहानपुर के जौनाबाद बगीचे में अस्थायी रूप से दफन किया गया था और बाद में अंततः आगरा में ताजमहल में इनकी प्रियतम शाहजहां द्वारा निर्मित स्मारक में इनको दफन किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मल्लिका ए जामिनी किसकी उपाधि थी? तो ये थी अर्जुमन बानो बेगम की, जो मुमताज थी, जो शाहजहां की पत्नी थी। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो ये होती बुरहानपुर में। फिर इसके बाद जो है इनके शव को दफनाया जाता है कहाँ पर? शाहजहां द्वारा बनाता है कौन सा? ताजमहल। वहाँ पे इनको दफनाया जाता है। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे मुग़ल काल जो मध्य प्रदेश में था उसके सारे जो फैक्ट हैं, जो कहानी है, आपको समझ में आ चुकी होगी। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर देना, मैं उसे और कर लूँगा क्लियर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो एक्चुअली पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं कि आपके नोट्स दे दीजिए। एक्चुअली क्या है, नोट्स बनने को टाइम लगेगा, तो जो पीडीएफ मिल रही है आपको वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अभी काम चला लीजिए। ठीक है। और हो सके तो कोई भी अच्छी कोचिंग आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है। वहाँ के नोट्स ले लीजिए और ये जो लेक्चर रहेंगे, ठीक है, इसमें पूरी कहानी रहेगी, वो फैक्ट रहेंगे, नोट्स रहेगी, तो आपका सिलेबस वैसे ही कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको देखना कि यूनिट 10 जो है ये कवर हो चुकी है, यूनिट जो 9 ये कवर हो चुकी है, यूनिट 2 का काम चल रहा है। ठीक है। तो हो सके तो जितने यूनिट है मैं सारे के पीवाई को ला दूंगा आपके एग्ज़ाम तक। आप बस फॉलो करते रहिए, वॉच करते रहिए। आपका प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, मैं सभी कवर कराऊंगा। ठीक है। अभी हम बात करते हैं प्री की, और प्री के चल रहे हैं पीवाई की, तो इसे आप वॉच कीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।